ये दुनिया कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक चीजों से भरी है। खुशकिस्मती से एडवेंचरर्स अपनी ढाल का इस्तेमाल सबकी रक्षा के लिए करते हैं। अपनी ढाल उठाए हमारा हीरो बहादुरी से एक अजीब मॉन्स्टर के हमले का सामना करता है। वह जीव हैरान रह जाता है कि उसका हमला इतनी आसानी से रोक दिया गया, लेकिन योद्धा अपनी जगह पर डटा रहता है, अपनी पूरी ताकत से ढाल को पकड़े हुए। तभी उसका एक साथी उसे हमले के लिए तैयार रहने को चिल्लाता है। फिर ग्रुप के जादूगर एक साथ मिलकर एक शक्तिशाली स्पेल करते हैं और एक ही कमांड पर वे अपने दुश्मन पर आग का गोला छोड़ देते हैं। जब धूल बैठती है तो जमीन पर सिर्फ मॉन्स्टर का हाथ बचा रहता है। टीम का तीरंदाज राहत की सांस लेता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है। उसके साथ ही अपनी सुरक्षा और इस बात का जश्न मनाते हैं कि उनका लेवल भी बढ़ गया है। फिर वह गोरा लड़का मेरन को धन्यवाद देता है और कहता है कि टीम में एक टैंक का होना बहुत अच्छा है। लेकिन अचानक पूरे ग्रुप के चेहरे पर हैरानी छा जाती है जब वे नाइट को रुकने के लिए कहते हैं। मेरन उन्हें नजरअंदाज कर देता है और फिर से वही चीज करने के लिए अपना चाकू तैयार करता है। वो अपना काम शुरू करने के लिए एक धारदार ब्लेड निकालता है। सबसे पहले वह ऑर्क के हाथ पैरों से सारे बाल हटाता है। ठीक उसके बाद वह बदबू दूर करने के लिए मीट में मसाले डालकर उसे पकाता है। जब मीट तैयार हो जाता है तो वह उसे कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। यह देखकर तीरंदाज शिकायत करता है कि उसे घिनौने नजारे की आदत नहीं पड़ेगी। लड़की पूछती है वह क्यों खाता है, लेकिन जादूगरनी बताती है कि वह इसे स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करता है। डिश को पूरा करने के लिए वह एक खास टच के लिए थोड़ी गार्निश डालता है और एक दिव्य चमक के साथ ऑर्क मीट पास्ता आखिरकार तैयार हो जाता है। लेकिन उसके साथियों को यह अभी भी घिनौना लगता है। भले ही प्लेट कितनी भी अच्छी क्यों ना दिख रही हो, उसकी राय पर ध्यान न देते हुए हमारा हीरो शांति से अपना खाना खाता है। उसे देखकर उसका दोस्त पूछता है कि क्या मॉन्स्टर का खाना वाकई स्वादिष्ट होता है। फिर वह थोड़ा सा उस लड़की को देता है जो घिनौनेपन के भाव के साथ तुरंत पीछे हट जाती है। नाइट मन ही मन सोचता है कि यह बहुत स्वादिष्ट है और यहाँ के लोगों को नहीं पता कि वे क्या मिस कर रहे हैं। वह रसीले मीट के स्वाद और क्रीमी पास्ता के मुलायम टेक्सचर का मजा लेता है। उसके दोस्तों को यह अजीब लगता है कि वह इतने खुश होकर मॉन्स्टर्स को खाता है और उसे एक अजूबा कहते हैं। इस पर तीरंदाज बात बदल देता है और पूछता है कि क्या उन्होंने लापता हीरो के बारे में खबर सुनी है। लड़की चौंक जाती है और पूछती है कि वह उन्हें कहाँ मिला। वह जवाब देता है कि वह टर्सन फॉरेस्ट में मिला था। जादूगरनी हैरान रह जाती है क्योंकि वह कुछ दिन पहले ही वहां से गुजरी थी और कहती है कि वह एक होनहार हीरो था। बातचीत सुनकर हमारा हीरो खाना बंद कर देता है और सोच में डूब जाता है। वह सोचता है कि उस खतरनाक जंगल में रहने वाला मॉन्स्टर आखिर कितना ताकतवर होगा। उसकी दोस्त कहती है कि मेरन शायद बस यह सोच रहा होगा कि वह उस मॉन्स्टर को भी कैसे खा सकता है। फिर वह उसे पुकारती है और पूछती है कि उसने आखिर मॉन्स्टर्स को खाना शुरू ही क्यों किया। नाइट चुपचाप उन्हें देखता है जैसे कुछ जरूरी बात याद कर रहा हो। फिर कहानी 3 महीने पहले दक्षिण के एक छोटे से गांव में जाती है। लोग इकट्ठा हुए थे और सड़क पर एक लाल सुअर के आ जाने के बाद रुकी हुई गाड़ियों पर चर्चा कर रहे थे। गांव वालों में से एक टूटी हुई गाड़ी की ओर इशारा करता है और कहता है कि इस तरह यात्रा करना नामुमकिन है। एक आदमी शहर में आता है, उसकी गाड़ी पूरी तरह से टूटी फूटी है, जिससे पता चलता है कि सड़क कितनी खतरनाक हो गई है। इस वजह से कोई भी गांव नहीं छोड़ सकता और गांव वाले परेशान हैं। एक बूढ़ा आदमी दुख जताता है कि मॉन्स्टर के रास्ता रोकने की वजह से वह अपने बेटे से नहीं मिल पाएगा। इस बीच दो व्यापारी चिंता करते हैं क्योंकि एक रईस के लिए उनकी डिलीवरी की डेडलाइन नजदीक आ रही है। उनमें से एक बेताब हो रहा है, अगर डिलीवरी में देर हुई तो वे अपने क्लाइंट के साथ बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसी पल एक आदमी अपनी गाड़ी के ऊपर से चिल्लाता है कि वे कुछ समय के लिए कहीं नहीं जा रहे हैं। वह हमारे हीरो से कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है और उसे कोई दूसरी सवारी खोजने का आदेश देता है। ये देखकर एक व्यापारी अपने दोस्त का ध्यान उस हेलमेट पहने योद्धा की ओर खींचता है। वो देखता है कि वो आदमी थोड़ा फटेहाल तो है, पर साथ ही बहुत ज्यादा ताकतवर भी लग रहा है। तभी दूसरे आदमी को एक बढ़िया आइडिया आता है और वो उस योद्धा को अपने एस्कॉर्ट के तौर पर रखने का फैसला करता है। वो कहता है कि वो जितने हो सकें उतने यात्रियों को इकट्ठा करेंगे और हीरो से बस एक पल रुकने को कहेंगे। महाम नाम का वो व्यापारी अपना परिचय देता है और फिर हमारे हीरो का नाम पूछता है। गाड़ी में आराम से लेटे हुए वो नौजवान अपना नाम मेरिन ग्लेज बताता है। दूसरे आदमी को लगता है कि उसमें कुछ तो गड़बड़ है और उसे शक होता है कि वो शायद कोई भगोड़ा है, पर महाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि वो रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को संभाल सकता है। हमारा हीरो चुपचाप उनकी बातें सुनता रहता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या सोच रहे हैं। इसके बाद सीन एक अंधेरे जंगल में बदलता है जहां नाउम्मीदी से भरी दो आंखें दिखाई देती हैं। कोई जमीन पर पड़े एक कटे हुए हाथ को घूरते हुए सोचता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तभी उसे हीरो की लाश मिलती है जिसे जंगल में बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। इस मंजर से दहलकर वो नौजवान जब पीछे मुड़ता है तो उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देता है। अंधेरे जंगल में मारे गए हीरो की हालत देखकर वह डर से कांपता है। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह परछाइयों में एक विशाल जीव को अपनी ओर आते देखता है। दहशत में उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और उसे लगता है अब भागने का कोई रास्ता नहीं। और वह हिम्मत करता है और जंगल से जिंदा बाहर निकलने की ठानता है। जैसे ही वह एडोरामा पहुंचने की सोचता है, लाल आंखों वाला एक साया उसे देख रहा होता है। वापस आज के समय में मेरिन को जगाता है और माफी मांगता है। उसे अंदाजा नहीं था कि वो सो रहा है। हीरो कहता है कि कोई बात नहीं,
और व्यापारी बताता है कि वो लोग बस बातें कर रहे थे, वो अपनी अपनी मंजिलों के बारे में बात करते हैं। और महाम उस योद्धा से पूछता है कि वो एडोरामा में कहाँ जा रहा है। वो जवाब देता है कि वो बहुत लंबे समय बाद सेंट रियास अनाथालय में अपने परिवार से मिलने जा रहा है। एक और हट्टा कट्टा यात्री हीरो से उसका लेवल पूछता है और कहता है कि वो काफी ताकतवर दिखता है। वो आदमी समझाता है कि किसी का भी लेवल जो माइंस विंडो से दिखता है उसकी ताकत को बताता है। बड़े गर्व के साथ वो अपना 23 का लेवल दिखाता है और मेरिन को भी अपना लेवल देखने को कहता है। इसके बाद वो योद्धा अपनी स्टेटस स्क्रीन खोलता है, जिससे पता चलता है कि उसका लेवल 95 है। इतना ज्यादा लेवल देखकर वो दोनों आदमी हैरान होकर पीछे गिर पड़ते हैं। अचानक गाड़ी एक झटके के साथ रुक जाती है और ड्राइवर चिल्लाता है कि मॉन्स्टर आ गया है। कोई बहुत बड़ी चीज उनकी तरफ दौड़ती हुई आती है, जो धूल उड़ाते हुए अपने रास्ते की हर चीज को तबाह कर रही थी। और फिर उनके सामने वो खूंखार रेड बोर आ जाता है, जिससे एक भयानक गुस्सा झलक रहा था। वो जीव अपने नुकीले दांत और अपनी नफरत से भरी कई आंखें दिखाता है। वो ताकतवर आदमी सबसे लड़ाई के लिए तैयार होने और मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए चिल्लाता है। पर बहुत देर हो चुकी थी। हमारा हीरो पहले से ही उस रेड बोर के आमने सामने था। मेरिन को वो जानवर अजीब तो लगता है, पर वो सोचता है कि आखिर में है तो ये बस एक रेड बोर ही। फिर वो अपनी अप्रेजल स्किल का इस्तेमाल करता है और देखता है कि उस जीव का लेवल 62 है। ये जानकारी मिलते ही हमारा हीरो फैसला करता है कि ये दुश्मन एक छोटे से टेस्ट के लिए बिल्कुल सही है। वो योद्धा अपनी तलवार निकालता है और शांति से उस जानवर की ओर बढ़ने लगता है। ग्रुप का वो ताकतवर आदमी उसे मॉन्स्टर के खिलाफ अकेले आगे बढ़ते देख चौंक जाता है। वो हताश होकर चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वो आदमी पागल हो गया है और मरना चाहता है। पर मेरिन उस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और उस दौड़ते हुए रेड बोर के सामने खड़ा रहता है। वो जीव दहाड़ता है, हमला करने के लिए तैयार, पर हमारा हीरो बस सही मौके का इंतजार करता है। एक ही झटके में वो योद्धा अपनी तलवार को एक ताकतवर ऊपर की ओर वार में घुमाता है। रेड बोर तुरंत 2 हिस्सों में कट जाता है और उसके टुकड़े हवा में उड़ने लगते हैं। हमारा हीरो आराम से जमीन पर उतरता है, जबकि मॉन्स्टर के दोनों हिस्से उसके पीछे जमीन पर गिरते हैं। वो थोड़ा उलझन में लगता है, यहाँ तक कि अपने ही जबरदस्त हमले के नतीजे से हैरान भी। इस अविश्वसनीय सीन को देखकर बाकी सभी यात्री हैरानी से चिल्ला पड़ते हैं। यहाँ तक कि मेरिन भी अवाक रह गया। वो सोच रहा था कि क्या सच में ये उसी ने किया है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लेवल में इतना फर्क होने के बावजूद एक ही वार से इतना नुकसान हो सकता है। वो हट्टा कट्टा आदमी उसे पकड़कर चिल्लाता है कि ये कितना कमाल का था कि उसने उस जानवर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर वो पूछता है कि क्या मेरिन कोई एल्फ या बीस्टमैन है, क्योंकि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लगता। बाकी सभी यात्री बस हैरान होकर चुपचाप उस नाइट को घूरते रहते हैं। वो बड़ा आदमी उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है कि ऐसी ताकत दिखाने के बाद उसे खाना तो खाना ही पड़ेगा। वो सबको खाने के लिए बुलाता है, लेकिन हमारा हीरो बस सोच में डूबा अपने ही हाथ को घूरता रहता है। उस रात बाद में वो ग्रुप कैंप लगाता है और खाने के लिए आग के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। 2 आदमी मेरिन के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें अजीब लगता है कि वह हमेशा चेहरा छुपाता है और सस्ते हथियार पहनता है। एक मजाक करता है कि शायद उसकी पुरानी तलवार कोई खजाना हो और लड़की उसे पूछने को कहती है। लड़की मेरिन को आवाज देती है, पर उसे लगता है कि वह अब वहां नहीं है। वो और उसका एक और साथी उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो नाइट तो अभी 1 सेकंड पहले यहीं था। अचानक वो दोनों एक तरफ देखते हैं और जो उन्हें दिखता है उससे पूरी तरह से चौंक जाते हैं। मेरिन उस लाल सुअर की विशाल लाश को कैंप की तरफ खींच कर ला रहा था। वो लड़की उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों लाया, जिस पर वो जवाब देता है कि उसे कुछ मीट चाहिए था। गुस्से में वो उस नाइट को आदेश देती है कि वो इस घिनौने जीव को वहीं वापस ले जाए जहां से वो इसे लाया है। थोड़ी देर बाद हर कोई आग पर बनाया हुआ एक सादा सा सूप पी रहा होता है। एक गंजा आदमी शिकायत करता है कि उसकी तो भूख ही मर गई और कहता है कि खाने की टेबल पर कभी भी मॉन्स्टर्स को नहीं लाना चाहिए। हमारा हीरो उनकी प्रतिक्रिया पर थोड़ा अजीब महसूस करता है और थोड़ा उदास दिखता है। फिर भी वो उनके बनाए सूप को छकने के लिए चम्मच को अपने हेलमेट तक ले जाता है, लेकिन उसे छकते ही वो एक अजीब तरह से रिएक्ट करता है, जैसे उसका दम घुट रहा हो। एक और एडवेंचर कहता है कि सूप तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मेरिन को इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया लगता है। एक सुनहरे बालों वाली लड़की फिर उसे डांटती है और कहती है कि सफर में लोगों के लिए ये एक बढ़िया खाना है। नाइट का रिएक्शन देखकर वो पूछती है कि क्या वो सच में पहले वाली चीज खाना चाहता था। वो लड़की आगे कहती है कि घिनौना होने के अलावा वो मॉन्स्टर जहरीला भी हो सकता था। वो समझाती है कि नियम ये है कि किसी मॉन्स्टर से सिर्फ जरूरत की चीजें ही लो और बाकी को तुरंत जला दो। वो आर्चर कहती है कि वो भी एडोराल्मा जा रहा है, इसलिए उसे खाना खा ही लेना चाहिए, भले ही उसे पसंद ना हो। वो आदमी मदद के लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि वो उस जानवर की लाश को बिल्कुल भी जला नहीं पा रहे हैं। मशाल से भी उस मॉन्स्टर के शरीर में आग लग ही नहीं रही थी। इस पर वो आर्चर पास आती है और उनसे हटने के लिए कहती है, क्योंकि वो इसे खुद संभाल लेगी। हमारा हीरो उलझन में है। वो सोच रहा है कि उन्होंने आग जलाने के लिए एक आर्चर को क्यों बुलाया, लेकिन अचानक वह लड़की एलिमेंटल मैजिक का इस्तेमाल करके अपने हाथ में एक आग का गोला बना लेती है। उस स्पेल को लाल सुअर की लाश पर फेंकती है, जिसमें तुरंत आग लग जाती है। ये देखकर हमारा हीरो काफी हैरान है। उसे ऐसी काबिलियत की उम्मीद नहीं थी। एक साथी कहता है कि जादू कितना काम का है और वो लड़की मानती है कि इसे सीखना आसान है। वो लड़की अपने हाथ को घूरकर अपने अग्नि जादू की ताकत की तारीफ करती है। मेरिन फिर पास आता है और पूछता है कि क्या वो मैजिक टावर से है, जिससे वो उलझन में पड़ जाती है। वो समझाता है कि ज्यादातर जादूगर वहीं से आते हैं, लेकिन वो छिड़कर जवाब देती है कि वो एक आर्चर है।
वो जवान लड़की कहती है कि गैर जादूगर भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसे सीखने में लगभग 3 साल लगते हैं। नाइट कहता है कि एडवेंचरर्स के लिए बेसिक जादू आम बात है और पूछता है कि वो किस युग से है। वो हमारे हीरो को कुछ दिखाती है। एक पहाड़ी के ऊपर से वो लड़की रात में टिमटिमाते एक शहर की रोशनी दिखाती है। हमारा हीरो इस नज़ारे से दंग रह जाता है। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसे एहसास होता है कि ये जादुई पत्थर हैं जिन्हें स्ट्रीट लाइट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और वो बहुत प्रभावित होता है। वो लड़की बताती है कि देहात में ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन शहर में ये काफी आम है। वो आगे कहती है कि आजकल तो बच्चों के खिलौने भी जादू से चलते हैं। मेरिन दूर से शहर को देखता है और सोचता है कि कितना वक्त बीत गया है, क्योंकि उसके जमाने में ऐसा नहीं था। आग के पास एक आदमी को भुने हुए मांस की महक आती है और वो चाहता है कि काश ये सुअर का मांस होता। उसका दोस्त मजाक करता है कि दिन भर की मेहनत के बाद ठंडी बियर के साथ ये एकदम सही रहेगा। इस बीच हीरो चुपचाप राक्षस के शव को आग में जलते हुए देखता है। अगले दिन वे आखिरकार एडोरामा पहुंच जाते हैं और मेरिन को उसकी अनमोल मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यापारी उस नाइट का हाथ मिलाता है और उसकी सुरक्षा के लिए अपना गहरा आभार जताता है, लेकिन हमारा हीरो बस एक शांत और गंभीर भाव के साथ हर चीज के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। नाइट को जाते हुए देखकर व्यापारी सोचते हैं कि क्या उसने सच में सफर के दौरान कुछ नहीं खाया। उनमें से एक को याद आता है कि उस नौजवान ने जो कुछ भी खाया था सब उल्टी कर दिया था और आखिर में सिर्फ पानी ही पी रहा था। उन्हें चिंता होती है कि ये कोई बीमारी तो नहीं, शायद इसी वजह से वो कभी हेलमेट नहीं उतारता। मोहम्मद आभार में सिक्कों से भरा थैला देता है, लेकिन मेरिन कहता है कि यह सौदे में नहीं था। वो आदमी कहता है कि इतना तो कर सकता है और अलविदा कहता है। पैसे हीरो के पास छोड़ जाता है। थैला खोलने पर हीरो को पता चलता है कि उसमें असल में आलू हैं। वो इस अनचाहे तोहफे को देखकर चुपचाप खड़ा रहता है और थोड़ा भावुक लग रहा है। इसके बाद नाइट उन आलुओं को पास में सो रहे एक आदमी के पास छोड़ देता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। वो सोचता है कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो आखिरकार अपने गृहनगर वापस आ गया है। शहर में घूमते हुए उसे एहसास होता है कि शहर का नजारा उसकी यादों से बहुत अलग है। फिर उसकी नजर एक हलचल भरी बेकरी पर पड़ती है और वो उस जगह को पहचान लेता है। वहां से हीरो को पता चल जाता है कि उसकी मंजिल बस अगले कोने पर ही है, वो जगह जिसे वो बचपन से ही अपना प्यारा और सच्चा घर मानता आया है। आखिरकार वो अपनी मंजिल रिया के अनाथालय में पहुंच जाता है, जहां वो अपने परिवार के साथ बड़ा हुआ था। लेकिन उस जगह पहुंचने पर उसे वहां एक खिलौनों की दुकान मिलती है और वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि क्या उसने कोई गलत मोड़ ले लिया, लेकिन उसे यकीन है कि अनाथालय यहीं था। अचानक एक आदमी दुकान से बाहर निकलता है और पूछता है कि क्या नाइट को कोई मदद चाहिए। हीरो बताता है कि यह सेंट रिया के अनाथालय की जगह थी और पूछता है कि वो कहाँ गया। मालिक जवाब देता है कि वो दूसरा मालिक है और उसने ऐसी किसी जगह के बारे में कभी नहीं सुना। मेरिन जोर देता है कि अनाथालय यहीं था, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो सच में इसके बारे में नहीं जानता। तभी पास में बैठा एक बूढ़ा आदमी हीरो को आवाज देता है और उस जगह के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि उसने इसे कभी नहीं देखा, लेकिन सुना है कि यह बहुत समय पहले मौजूद था। नाइट पूछता है कि उसका क्या मतलब है और वो बुजुर्ग कहता है कि उसे एक अफवाह याद है। फिर वो बताता है कि वो अनाथालय जलकर राख हो गया था। ये खबर सुनकर हीरो हैरान रह जाता है। पता चलता है कि एक भयानक और हिंसक ड्रैगन के हमले के दौरान सब कुछ नष्ट हो गया था। सीन एक ऐसी बेरंग जिंदगी की याद में बदल जाता है जिसमें कोई सपने या खुशी के पल नहीं थे। उस खालीपन के बीच उसे सिर्फ एक चीज याद थी, वो थी डिनर टेबल की गर्माहट। एक गर्माहट जो उसके परिवार से मिली थी, जो उससे बहुत पहले दुखद रूप से गुजर चुके थे। और इस तरह एक बेहद दुखद तरीके से उसकी पहली छोटी सी जिंदगी खत्म हो गई। वो एक मछली वाले खिलौने को देखकर जागता है और सोचता है कि छत इतनी रोशन क्यों है। अचानक दो बच्चे उसे नीचे झांकते हैं और उत्साह से चिल्लाते हैं कि बच्चा आखिरकार जाग गया है। उनमें से एक अपनी बहन को बुलाने के लिए दौड़ता है, जबकि दूसरा वहीं रुककर उस नवजात को देखकर मुस्कुराता है। वो सोचता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी आखिरी याद एक जानलेवा हादसे की थी। तभी कोई पास आता है और लड़कों से कहता है कि चिल्लाकर बच्चे को डराओ मत। फिर एक इंसान उसे धीरे से उठाकर हवा में उछालता है। एक मुस्कुराती हुई नन बाहें फैलाकर उसका स्वागत करती है और पूछती है कि क्या वो अच्छे से सोया। वो उसे बताती है कि आज से ये बच्चा इस अनाथालय के परिवार का हिस्सा है। इस नई दुनिया में ये उसकी पहली याद थी, एक ऐसे परिवार का अपनापन जो अब उसके पास नहीं था। एक और याद में हम सिक्कों से भरी एक थैली देखते हैं जो अनाथालय को दान में दी जा रही है। अब बड़ा होकर हमारा हीरो पैसे देता है, लेकिन नन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो चिंता करती है ये देखकर कि वो अभी अभी लौटा है और फिर से जा रहा है, खुद पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है। हमारा हीरो मुस्कुराता है और उसे यकीन दिलाता है कि ये एक आसान काम है, बस गोबलिन के एक झुंड को खत्म करना है। वो औरत शांत तो हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके मिशन को लेकर थोड़ी परेशान दिखती है। उसके जाने से पहले वो उस नाइट से एक बहुत जरूरी वादा करने को कहती है। वो उससे कहती है कि ज्यादा देर होने से पहले घर आ जाना और वादा करती है कि वो उसकी पसंदीदा पाई बनाएगी। थम्स अप करके वो नौजवान वादा करता है कि वो सुरक्षित घर लौटेगा। वापस आज के समय में एक नन उसे एक पेड़ के पास ले जाती है और पूछती है कि क्या वो यही ढूंढ रहा था। वो बताती है कि ड्रैगन के हमले में कोई भी नहीं बचा था, इसलिए मंदिर ने इस जगह को अपने अधिकार में ले लिया। वो औरत मरे हुए लोगों से उसके रिश्ते के बारे में पूछती है, क्योंकि इस स्मारक पर कभी कोई नहीं आता। बिना कुछ कहे हमारा हीरो शोक और सम्मान जताने के लिए पेड़ के सामने घुटने टेक देता है।
नन समझ जाती है और माफी मांगते हुए उसे अकेला छोड़ने के लिए पीछे हट जाती है। नाइट को उसका वादा याद आता है। वो याद करता है कि कैसे उसने यकीन दिलाया था कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। उस पट्टी पर हाथ रखकर वो अफसोस करता है कि कैसे उसने कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है। उसके हेलमेट से एक आंसू टपकता है जब वो सोचता है कि क्या हो सकता था। वो सोचता है कि अगर वो ड्रैगन से लड़ने के लिए वहां होता तो क्या चीजें कुछ अलग होती। टूटे दिल के साथ वो तेज बारिश में घुटनों पर बैठ जाता है और उस यादगार पट्टी को कसकर पकड़ लेता है। लेकिन वो जानता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिलेगा। अब उसके पुराने परिवार की निशानी के तौर पर बस ये पेड़ और वो यादगार पट्टी ही बची है। दो नन उसे चिंता से देखती है। वो कई दिनों से बिना हिले डुले वहीं पर है। वो बस उस नाइट के दर्द का अंदाजा लगा सकती हैं और उसके इस बड़े नुकसान पर अफसोस करती है। हमारा हीरो उसी जगह पर बिना हिले डुले रहता है, 1 इंच भी नहीं हिलता। उस पर तरस खाकर एक नन उसके खाने के लिए पास में ही रोटी का एक टुकड़ा रख देती है। खाना रखने के बाद वो मुड़ती है और चुपचाप चली जाती है। जमीन पर रोटी देखकर हमारा हीरो आखिरकार हिलता है और उसे अपने हाथ से उठा लेता है। फिर वो उस खाने को अपने हेलमेट की तरफ ले जाता है, कुछ खाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो रोटी छकता है, एक भयानक स्वाद उसके मुंह में भर जाता है और उसे वो बहुत ही घिनौना लगता है। नाइट को अपना श्राप याद आता है कि वो कुछ भी नहीं खा सकता क्योंकि उसे हर चीज का स्वाद बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि सिर्फ उसे ही ऐसा क्यों महसूस होता है, जबकि बाकी सब तो आराम से खाते हैं। निराश होकर वो नौजवान सोचता है कि वो अपनी मामूली सी भूख भी नहीं मिटा सकता। उसने अपना परिवार फिर से खो दिया है और उसे लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अचानक एक जबरदस्त और अनोखी खुशबू उसका ध्यान खींचती है। ये मीट नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो कहीं ज्यादा लजीज और स्वादिष्ट था, किसी भी ऐसे खाने से जो वो जानता था। उस महक से हीरो के मुंह में अपने आप पानी आने लगता है। वो अपने पैरों पर खड़ा होता है और उस कब्रिस्तान को छोड़कर उस स्वादिष्ट खुशबू के पीछे चल देता है। उस महक के सहारे वो शहर की गलियों से गुजरता है। उसके चेहरे पर एक पक्का इरादा होता है। वो खुशबू उसे पड़ोस के घरों के बीच एक अंधेरी तंग गली में ले जाती है। एक कोने से झांककर वो लोगों को मॉन्स्टर के शरीर जलाने और जुर्माने के जोखिम के बारे में बात करते हुए सुनता है। उनमें से एक शिकायत करता है कि अगर किसी ने इसे आम मीट समझकर खा लिया तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दूसरा जवाब देता है कि यह जहरीला नहीं है और अगर उसे इतनी ही चिंता है तो उसे बस इसे फेंक देना चाहिए। हम उन्हें छोटे मॉन्स्टर्स के शरीर से भरी एक गाड़ी को जलाते हुए देखते हैं। मॉन्स्टर के भुने हुए मांस को देखकर हमारे हीरो को वो बहुत लजीज लगता है। वो अचानक भाग जाता है और वो औरत सोचती है कि क्या उन्होंने इतना सब पहले ही जला दिया है। फिर वो कब्रिस्तान के पेड़ के पास लौटता है। वो काफी उदास और निराश लग रहा है। जमीन पर बैठकर वो नाइट अपना काम शुरू करने के लिए अपना तेज चाकू निकालता है। मॉन्स्टर का मांस हाथ में लेकर वो एक बाइट लेने से पहले उसे कुछ पल के लिए देखता है। फिर बिना किसी झिझक के वो नौजवान भुने हुए मांस के उस टुकड़े पर अपने दांत गड़ा देता है। जैसे ही वो खाना छकता है, जायके के धमाके से उसके होश उड़ जाते हैं। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है और हीरो आखिर में कहता है कि यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद उसकी पूरी जिंदगी में छकी किसी भी चीज से बेहतर है। मांस में एक नमकीन और हल्का जला हुआ स्वाद है जो उसे बहुत पसंद आता है। हर एक बाइट के साथ उसे अपने दांतों के बीच जूस फूटता हुआ महसूस होता है। ये उन सभी खानों को शर्मिंदा कर देता है जिन्हें वो पहले निगल भी नहीं पा रहा था। ये एक ऐसा स्वाद है जो गले से नीचे उतरते ही उसकी जंगली फितरत को जगा देता है। अचानक मांस खाते समय उसके हाथ पर एक अजीब निशान बन जाता है। एक ही पल में उसके हाथ में एक तेज दर्द उठता है और वो निशान चमकने लगता है। इसके साथ ही हमारा हीरो दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उसके हेलमेट से आंसू बहते हैं क्योंकि वह दर्द और दुख के साथ सिसक रहा है। फिर वह अपने परिवार से माफी मांगता है कि वही अकेला जिंदा बचा। अपराध बोध के बावजूद वह नौजवान तय करता है कि वह अब भी जीना चाहता है। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और एक इंसान की तरह जीने और स्वादिष्ट चीजें खाने की अपनी इच्छा जाहिर करता है। वो नाइट खुश रहना चाहता है, लेकिन वो सोचता है कि क्या वो सच में ऐसी इच्छा के लायक है। फिर सूरज की रोशनी बादलों को चीरकर निकलती है जो कब्रिस्तान को रोशन करती है और उम्मीद की एक किरण लाती है। उसी पल एक हरी पत्ती हवा में तैरती हुई नीचे आती है और धीरे से उसके हेलमेट पर गिर जाती है। एक चमकता हुआ हाथ दिखाई देता है और उसके घाव को छूता है, मानो उसके दर्द को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। अपने हाथ पर महसूस हुए इस अचानक और रहस्यमयी स्पर्श से हीरो चौंक जाता है। फिर वो हाथ गायब हो जाता है और जहां निशान था वहां एक हरी पत्ती रह जाती है। पेड़ के सामने बैठकर ऐसा लगता है कि नाइट को थोड़ी शांति मिल गई है। वो अपनी आंखों में एक नए दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की ओर देखता है। उसका मुंह अभी भी खाने से सना हुआ है और ऐसा लगता है कि उसने आखिरकार अपना नया रास्ता अपना लिया है। फिर वो नौजवान अपनी ढाल और बैग उठाता है और आखिरकार वहां से निकलने की तैयारी करता है। वो पेड़ को अलविदा कहता है और कहता है कि अब उसके आगे बढ़ने का समय आ गया है। हमारा हीरो कसम खाता है कि इस बार उसे घर लौटने में देर नहीं होगी। वो शहर की पत्थरीली सड़क पर कदम रखता है और अपने सफर का पहला कदम उठाता है। और इस तरह हमारे मॉन्स्टर खाने वाले हीरो की सीक्रेट गवर्नमेंट लाइफ शुरू होती है। डोरालमास के बीचों बीच एक शानदार टावर खड़ा है, हेक्सलम एडवेंचरर्स गिल्ड। सभी एडवेंचरर्स अपने सफर की शुरुआत इसी मशहूर जगह से करते हैं। यह गिल्ड कई तरह के अनुरोधों को संभालता है, काल कोठरियों की खोज से लेकर मॉन्स्टर्स को हराने तक। वे हर रजिस्टर्ड एडवेंचरर को मैनेज भी करते हैं, लेकिन कोई भी इसमें शामिल नहीं हो सकता।
रजिस्टर करने के लिए एक ट्रेनिंग गोलेम के खिलाफ ताकत की परीक्षा पास करनी होती है। कई एडवेंचरर्स इस चुनौती को आजमाते हैं, लेकिन सभी सफल नहीं होते। एक हुड वाला एल्फ आगे बढ़ता है, ताकत की परीक्षा का सामना करने की तैयारी करता है। गोलेम अपनी जगह लेता है, उसकी छाती पर लगा निशाना नए चैलेंजर के वार के लिए तैयार है। वो नौजवान एल्फ ध्यान लगाता है और अपनी पूरी ताकत से एक मुक्का मारने के लिए तैयार होता है। हम उसके फोकस्ड एक्सप्रेशन और उसके हरे हुड के नीचे से झांकते हुए नुकीले कानों को देखते हैं। वो 5312 का स्कोर हासिल करता है और उस दिन का रिकॉर्ड तोड़ देता है। एल्फ अपनी जीत का जश्न मनाता है। उसने अपनी हैरान कर देने वाली ताकत से सभी को प्रभावित किया है। भीड़ में लोग कहते हैं कि उसने पहला स्थान हासिल किया है, यहाँ तक कि एक विशाल वॉरियर को भी पीछे छोड़ दिया। हर कोई सोच रहा है कि उसके जैसा ताकतवर नया खिलाड़ी कहां से आया है। एक और एडवेंचरर उसे बधाई देने आता है, इस उम्मीद में कि वो एक टीम बना लेंगे। एल्फ उस आदमी के बेबाकपन और उसके प्रस्ताव से साफ साफ चिढ़ जाता है। हमारा हीरो बीच बचाव करता है, लेकिन एल्फ गुस्से में चिल्लाता है कि उसे इस तरह छुआ ना जाए। हमारा हीरो अपना सिर खुजलाता है और माफी मांगता है, इस हंगामे से थोड़ा शर्मिंदा होकर। अचानक चूहे जैसा दिखने वाला एक अधिकारी आता है और मेरन को डांटता है कि उसने अभी तक टेस्ट क्यों नहीं दिया। वो कर्मचारी हताशा में आह भरता है, लेकिन नाइट उसे यकीन दिलाता है कि वो आसानी से पास हो जाएगा। एल्फ हमारे हीरो की तरफ एक दोस्ताना मुस्कान और नरम हाव भाव के साथ मुड़ता है। फिर वो हमारे हीरो को सलाह देता है कि अपना टेस्ट देने से पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाए। वो नौजवान समझाता है कि अगर नाइट तनाव में रहेगा तो वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। थम्स अप करते हुए वो कहता है कि साथियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हीरो को अलविदा कहता है। मेरन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि उस अजीब शब्द से उसका क्या मतलब था। डालिया नाम की एक एल्फ रिसेप्शनिस्ट उस नए रिक्रूट का स्वागत करती है जिसने अभी अभी टेस्ट पास किया है। सुनहरे बालों वाला वो नौजवान उसे हाथ हिलाता है और एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान देता है। वो उसे पहले स्थान पर आने के लिए बधाई देती है, लेकिन वो इसे कुछ खास नहीं बताकर टाल देता है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट उस नौजवान एल्फ को ऑफिशियल एडवेंचरर सर्टिफिकेट देती है। वो देखकर हैरान होता है कि उसे सिर्फ डी रैंक मिला, जबकि उसने दिन का सबसे ज्यादा स्कोर किया था। वह समझाती है कि रैंक बढ़ाने के लिए अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए और वह बेसब्र है। बिना समय गंवाए एल्फ क्वेस्ट मांगता है और रिसेप्शनिस्ट बोर्ड देखने लगती है। उसे दो बेहतरीन ऑप्शन मिलते हैं, एक सब्जुगेशन क्वेस्ट और एक कलेक्शन क्वेस्ट। एल्फ इन विकल्पों से थोड़ा निराश लगता है, लेकिन दोनों को लेने का फैसला करता है। हालांकि रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि इन क्वेस्ट के लिए एक ग्रुप की जरूरत है और इन्हें अकेले नहीं किया जा सकता। वो बताती है कि उस डंजन को काफी समय से साफ नहीं किया गया है, इसलिए वहां मॉन्स्टर्स की आबादी बढ़ गई है। बढ़े हुए खतरे के कारण सभी डी रैंक एडवेंचरर्स को यह क्वेस्ट एक पार्टी में ही करना होगा। एल्फ डालिया छिड़कर चारों ओर देखता है, अब उसे टीम के साथ ही ढूंढने होंगे। पास में ही एक मोटा ताजा आदमी जोर जोर से और भद्दी हंसी हंसता है। इस बीच एक और एडवेंचरर पूरी तरह से बोर लग रहा है, जिसके पास करने को कुछ नहीं है। डालिया सोचता है कि ऐसी जगह पर वो किसके साथ टीम बना सकता है। अचानक कोई भारी चीज उसके पास से उड़ती हुई जाती है और गिल्ड के काउंटर से जा टकराती है। सुनहरे बालों वाला एल्फ इस अचानक हुए धमाके से चौंक जाता है और टक्कर से हैरान रह जाता है। लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और लगभग उसे लग ही जाता। रिसेप्शनिस्ट चिल्लाती है, पूछती है कि क्या सब ठीक है और क्या किसी को चोट लगी है। डालिया बताता है कि वो ठीक है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो ठीक नहीं लग रहा है। फिर उन्हें ट्रेनिंग गोलेम काउंटर के मलबे के बीच फर्श पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। एल्फ समझ नहीं पा रहा है कि 1 टन का गोलेम इस तरह उड़ता हुआ कैसे आ गया। धूल के शांत होने पर हमारा हीरो दिखाई देता है, जो दीवार में बने एक बड़े छेद के बीच खड़ा है। वो गिरे हुए गोलेम की ओर इशारा करता है, इस स्थिति से थोड़ा शर्मिंदा लग रहा है। नाइट गहराई से झुकता है और अपने के नुकसान के लिए बहुत माफी मांगता है। रिसेप्शनिस्ट उसे यकीन दिलाती है कि सब ठीक है, क्योंकि किसी को चोट नहीं लगी और उसने कोई धोखा नहीं दिया। एक आदमी कहता है कि उसने यहाँ इतने सालों में काम करते हुए ऐसा कुछ नहीं देखा। हमारा हीरो नुकसान के पैसे देने की पेशकश करता है और रिसेप्शनिस्ट लागत का हिसाब लगाना शुरू कर देती है। वो दीवार की मरम्मत, टूटे हुए फर्नीचर, गोलेम की कीमत और बिजनेस के नुकसान को लिस्ट करती है। एक मुस्कान के साथ वो 2 सोने के सिक्के और 30 चांदी का बिल पेश करती है। हमारा हीरो फिर अपनी पैसों की थैली देखता है तो पाता है कि वो पूरी तरह से खाली है। वो पेमेंट की आखिरी तारीख पूछता है और वो कहती है कि वह अपनी सुविधा से भुगतान कर सकता है, लेकिन डरावनी मुस्कान के साथ वो चेतावनी देती है कि अगर उसने देर की तो गिल्ड कानूनी कार्रवाई करेगा। एडवेंचरर बनकर उसे कर्ज चुकाने के लिए काम करना होगा। एल्फ पास आता है और टीम बनाने की पेशकश करता है, जिससे वह हैरान होता है। आंख मारते हुए वह कहता है कि ऐसे मुश्किल समय में देशवासियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नाइट उलझन में है और सोच रहा है कि एल्फ अचानक उसके साथ टीम क्यों बनाना चाहता है। अपनी मूल्यांकन स्किल का इस्तेमाल करके वह देखता है कि डालियां एक लेवल 36 की एल्फ आर्चर है। सुनहरे बालों वाला आर्चर बताता है कि वे एक ही जगह जा रहे हैं, लेकिन मैरिन अभी भी उसकी दयालुता को लेकर सतर्क है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उनका क्लास कॉम्बिनेशन मिशन के लिए एकदम सही है। एक वॉरियर और आर्चर के तौर पर वीड कर्मचारी को लगता है कि ये जोड़ी इस काम के लिए बिल्कुल सही है। हमारा हीरो इस जल्दबाजी में बनी टीम को लेकर चिंतित है, लेकिन एल्फ कहता है कि उन्होंने तो अभी तक एक दूसरे को अपना परिचय भी नहीं दिया है। फिर एल्फ नाइट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि उससे मिलकर खुशी हुई। हीरो ज्यादा खुश तो नहीं है, लेकिन जानता है कि उसे जल्द से जल्द अपना कर्ज चुकाना है। रिसेप्शनिस्ट की उम्मीद भरी मुस्कान देखकर वह दबाव महसूस करता है और जानता है कि उसे स्वीकार करना ही होगा। तो मैरिन उससे हाथ मिलाता है
और अपने नए टीममेट को अपना परिचय देता है। डालिया मुस्कुराता है और कहता है कि उन्हें अपने पहले मिशन में एक साथ अपना सब कुछ झोंक देना चाहिए। हमारा हीरो पार्टियों से बचना चाहता था, लेकिन वह मानता है कि एल्फ काफी काबिल लगता है। फिर रिसेप्शनिस्ट घोषणा करती है कि टीम को गिल्ड के साथ सफलतापूर्वक रजिस्टर कर लिया गया है। लेकिन अचानक एल्फ अपना हाथ ऐसे पीछे खींच लेता है जैसे उसे झटका लगा हो। हीरो पूछता है कि क्या हुआ, और सुनहरे बालों वाला आर्चर पूछता है कि क्या वह सच में इंसान है। बड़ी हैरान आंखों से डालिया सवाल दोहराता है और काफी डरा हुआ लग रहा है। इसके बाद सीन एक जंगल में बदल जाता है जहां मैरिन ध्यान से एक नक्शा देख रहा है। वे आखिरकार अपना मिशन शुरू करने के लिए गार्गोयल डंजन के प्रवेश द्वार पर पहुंच जाते हैं। डालिया शिकायत करता है कि उसका साथी बस डंजन के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा है। वह बड़बड़ाता है कि उसे इंसानों के साथ टीम बनाना पसंद नहीं है और उन्हें एक असभ्य प्रजाति कहता है। हीरो सोचता है कि एल्फ लंबे, सुंदर होते हैं और बहुत लंबे समय तक जीते भी हैं। वह जानता है कि वे कभी गुलाम थे, जिससे इंसानों के साथ उनका एक उलझा हुआ इतिहास है। लेकिन उसे याद आता है कि गिल्ड रिसेप्शनिस्ट ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। डंजन से एक काली ऊर्जा निकल रही है, लेकिन नाइट पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। फिर दोनों उस इमारत में घुसते हैं जो गार्गोयल से भरे एक भुतहा महल जैसा दिखता है। हमारा हीरो कहता है कि डंजन के अंदर एक अलग ही दुनिया जैसा महसूस हो रहा है। अचानक उसे कई उड़ने वाले मॉन्स्टर्स दिखते हैं और वह सोचता है कि क्या वे ही मिशन के टारगेट हैं। ग्रेमलिन लेवल 18 के हैं और बड़े होने पर गार्गोयल में बदल जाते हैं। डालिया उस इंसान से कहता है कि वह उसके रास्ते से हट जाए और मिशन में बिल्कुल भी दखल न दे। हीरो मुड़ता है और दूर जाने लगता है, जिससे एल्फ उलझन में पड़ जाता है। सुनहरे बालों वाला आर्चर नाइट पर चिल्लाता है कि वह उसे नजरअंदाज न करे और हमारा हीरो एक वजह बताता है। वह मैरिन को असभ्य कहता है, लेकिन हीरो जवाब देता है कि वह 100 साल से भी ज्यादा का है। एल्फ अपने नए साथी के इस खुलासे से हैरान और अवाक रह जाता है। हमारा हीरो सुझाव देता है कि वे एक दूसरे के रास्ते में ना आएं और अपने अपने कामों पर ध्यान दें। फिर वह आगे बढ़ता रहता है, लेकिन सुनहरे बालों वाला आर्चर उससे कहता है कि पहले तैयारी कर लो। नाइट समझाता है कि तैयारी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ग्रेमलिन कम लेवल के हैं। डालिया चौंक जाता है और सोचता है कि क्या उस इंसान ने उसके स्टैट्स देख लिए हैं और असल में उससे ज्यादा ताकतवर है। उससे में एल्फ उंगली दिखाते हुए आरोप लगाता है और दावा करता है कि हीरो ने उसकी जानकारी की जासूसी की है। एक ग्रेमलिन पास से उड़कर गुजरता है, उसका मुंह तेज दांतों से भरा है और एक बड़ी सी जीभ बाहर लटक रही है। डालिया चिल्लाता रहता है कि बिना इजाजत की जानकारी चुराना शिष्टाचार का उल्लंघन है। वह नाइट को बेशर्म कहता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। अचानक मॉन्स्टर्स में से एक उसकी तरफ झपटता है और अपने बड़े से मुंह से हमला करता है। मैरिन उसे अपनी आवाज धीमी रखने के लिए कहता है, क्योंकि ये डंजन का एक बेसिक नियम है। बस एक ही तेज वॉर से हमारा हीरो एक साथ कई ग्रेमलिन्स को मार गिराता है। उस एल्फ पर मॉन्स्टर के खून के छींटे पड़ जाते हैं और वो अपने साथी की इस हरकत से चिढ़ जाता है। इसके बाद नाइट कबूल करता है कि जब उन्होंने पहले हाथ मिलाया था तो उसने उसकी जानकारी देख ली थी। सुनहरे बालों वाला आर्चर उस इंसान की हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है और हमारा हीरो एक डील का प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि अगर डालिया उससे इतनी ही नफरत करता है तो उन्हें बस ये क्वेस्ट खत्म करके अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। एल्फ इस बात से चिढ़ जाता है और नाइट से कहता है कि लड़ाई में उसे पीछे ना खींचे। वो उस इंसान से अपना काम करने को कहता है और बोलता है कि वो गार्गोयल्स को अकेले ही संभाल लेगा। दूर से एक गार्गोयल उन दोनों को देख रहा होता है और हमारा हीरो उस एल्फ से कहता है कि वो जो चाहे कर सकता है। पलक झपकते ही मैरिन कई ग्रेमलिन्स को हरा देता है और उनकी आंखें इकट्ठा करने लगता है। बस कुछ ही सेकंड्स में उसने 49 को मार गिराया था और उसका काम लगभग पूरा हो गया था। नाइट सोचता है कि मिशन का अपना हिस्सा पूरा करने के लिए 50 आंखें काफी होंगी। फिर वो नजर घुमाकर देखता है कि डालिया लेवल 21 के एक गार्गोयल का सामना कर रहा है। गार्गोयल एक ग्रेमलिन का ही इवॉल्व्ड रूप है। इसका पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त है। वो एल्फ थका हुआ और हांफता हुआ लग रहा था क्योंकि वो उन मॉन्स्टर्स से लड़ने की तैयारी कर रहा था। फिर वो हाथ में धनुष लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है, गार्गोयल पर हमला करने के लिए तैयार। हमारा हीरो डालिया को लड़ते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि वो शायद नहीं मरेगा। ये सोचकर वो खाना बनाने का फैसला करता है, जबकि उसका साथी अकेले ही लड़ रहा होता है। वो सोचता है कि ग्रेमलिन का मीट कैसे पकाया जाए, लेकिन उसे जल्दी ही एक आइडिया आ जाता है। वो मॉन्स्टर एक मेंढक जैसा दिखता है, इसलिए वो उसे उसी तरह से बनाने का फैसला करता है। वो सिर्फ वही हिस्से लेता है जो खाने लायक लगते हैं, लेकिन नोटिस करता है कि उसमें ज्यादा मीट नहीं है क्योंकि पकाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। वो छोटे छोटे स्क्यूअर्स बनाने का फैसला करता है। थोड़ी वैरायटी के लिए वो उस मॉन्स्टर के अंदरूनी अंगों को भी ग्रिल करने का फैसला करता है। फिर ग्रेमलिन स्क्यूअर्स को भूनने के लिए एक काम चलाऊ आग पर रख दिया जाता है और बस हमारे हीरो की स्पेशल डिश आखिरकार खाने के लिए तैयार है। वो सोचता है कि पहली कोशिश के हिसाब से ये इतना बुरा भी नहीं दिख रहा और उसे छकने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद नाइट ताजे पके हुए ग्रेमलिन स्क्यूअर का एक बड़ा सा बाइट लेता है। वो बड़े मजे से खाता है और साफ पता चल रहा है कि उसे मॉन्स्टर के मीट का स्वाद पसंद आ रहा है। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है और मॉन्स्टर्स वाकई में टेस्टी होते हैं। इसका स्वाद चिकन से ज्यादा बत्तख जैसा है और इसमें हल्का सा तीखापन भी है। हमारा हीरो सोचता है कि अगर इसके साथ कोई डिपिंग सॉस हो तो ये और भी अच्छा लगेगा। वो उस अंधेरे डंजन के बीच में शांति से अपना स्क्यूअर खाता रहता है। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन उसे चेतावनी देता है कि उसे झड़ दिया गया है और नाइट वहीं गिर जाता है।
वो हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है और महसूस करता है कि वो अपना शरीर हिला नहीं पा रहा है। हमारा हीरो समझ जाता है कि जिस तीखे स्वाद का वो मजा ले रहा था वो असल में जहर था। वो घबरा जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके पास खुद को ठीक करने के लिए कोई एंटीडोट नहीं है। बेबस होकर हमारा हीरो एक एंटीडोट के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। उसे एहसास होता है कि ग्रेमलिन के अपने शरीर में ही जहर को बेअसर करने वाली कोई प्राकृतिक चीज होनी चाहिए। ये सोचकर नाइट एक मॉन्स्टर का लिवर फाड़ कर निकालता है ताकि उसे इलाज के लिए खा सके। ये एक जोखिम भरा दांव है, लेकिन वो बचने की उम्मीद में कच्चा अंग खा जाता है। फिर एक मैसेज कंफर्म करता है कि जहर को उसके सिस्टम में सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया है। राहत की सांस लेते हुए हीरो अपने बचने का जश्न मनाता है। एक गहरी सांस लेता है और काफी बेहतर महसूस करता है। वो अपना सिर खुजलाता है, ये सोचते हुए कि वो अपनी ही भूख के कारण लगभग मारा गया था, तो इसलिए लोग मॉन्स्टर्स नहीं खाते। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वे घिनौने होते हैं। अचानक डालिया वहां आता है और अपने सामने के अजीब नजारे को देखकर चौंक जाता है। वो चिल्लाता है, पूछता है कि आखिर नाइट कर क्या रहा है। उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ है। एल्फ उसे फर्श पर बैठा हुआ पाता है, जो मॉन्स्टर के हिस्सों और खाना पकाने के बर्तनों से घिरा हुआ है। वो इंसानों को जंगली कहता है, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बुरा हो सकता है। हमारा हीरो उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि उसे पता है एल्फ शाकाहारी होते हैं। वो आगे कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो मांस खाने वालों की बेइज्जती करे, और एल्फ अपना आपा खो बैठता है। डालिया चिल्लाता है कि वो एक बुरा सपना देख रहा है और फौरन घर जाना चाहता है। वो जानना चाहता है कि मेरिन अब भी यहाँ क्या कर रहा है, जबकि वो क्वेस्ट का अपना हिस्सा पूरा कर चुका है। नाइट समझाता है कि क्योंकि उन्होंने ये क्वेस्ट एक जोड़ी के तौर पर लिया था, इसलिए वो दोनों ही जिम्मेदार हैं। वो उसे ये भी याद दिलाता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट मुश्किल में पड़ सकती है। एल्फ के पास कहने को कुछ नहीं बचता और वो घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि इंसान सही है। हमारा हीरो फिर गार्गोयल्स का शिकार करने में मदद की पेशकश करता है ताकि काम जल्दी खत्म हो। एल्फ कहता है कि उसे इंसान की मदद नहीं चाहिए, पर नाइट अनसुना कर देता है। डालिया मेरिन के हाथ में पेन देखकर उलझन में है और सोच रहा है कि वो क्या करने वाला है। हीरो बताता है कि वो पहले शील्ड बेयरर था और लड़ने के लिए तैयार है। वो टॉन्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे पास के सभी मॉन्स्टर्स का ध्यान उसकी तरफ जाता है। ग्रम्बलिन का झुंड उसकी तरफ बढ़ता है, उनकी आंखें गुस्से और नफरत से चमक रही हैं। यहाँ तक कि दूर के गार्गोयल्स भी नाइट की चुनौती की वजह से खींचे चले आते हैं। डालिया हैरान रह जाता है और सोचता है कि एक खाना पकाने वाले पैन का शील्ड बेयरर होने से क्या लेना देना है। इतने सारे मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आता देख वो घबरा जाता है। टॉन्ट शील्ड बेयरर्स की सबसे जानी मानी स्किल है, जिसका इस्तेमाल वो अपने साथियों को बचाने के लिए करते हैं। आमतौर पर इस स्किल का इस्तेमाल दुश्मनों को पास खींचने के लिए किया जाता है ताकि पार्टी अपना बचाव कर सके। एल्फ हमारे हीरो को पागल कहता है क्योंकि उसने डंजन के हर जीव को अपनी तरफ खींच लिया है। नाइट बताता है कि ये एबिलिटी उड़ने वाले मॉन्स्टर्स को खींचने के लिए भी असरदार है, पर अचानक उसे एहसास होता है कि ये स्किल पहले से ज्यादा ताकतवर लग रही है। वो पैन को एक तरफ फेंक देता है, ये सोचकर कि ये अभी उसकी परेशानी नहीं है, और खुद को तैयार कर लेता है। अपनी तलवारबाजी और मार्शल आर्ट्स स्किल्स का इस्तेमाल करके वो अपना डैमेज और फुर्ती बढ़ा लेता है। हीरो अपनी जगह लेता है, मॉन्स्टर्स की आती हुई भीड़ का सामना करने के लिए तैयार। डालिया इस गड़बड़ी की शिकायत करता है और सपोर्ट देने के लिए दूर रहने का फैसला करता है, पर आगे जो होता है उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। अलग झपकते ही मेरिन हर एक मॉन्स्टर को हैरान कर देने वाली तेजी से हरा देता है। एल्फ का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बड़बड़ाता है कि यह जरूर कोई मजाक है। वो सोचता है कि उसे 5 गार्गोयल्स का शिकार करने में कितनी मुश्किल हुई, और अब मेरिन ने तो उन्हें धूल चटा दी है। एक नीली रोशनी हीरो को घेर लेती है और डालिया सोचने लगता है कि आखिर ये आदमी है कौन। जैसे ही वो डंजन से निकलते हैं, एल्फ नाइट से एक पल रुकने को कहता है ताकि वो बात कर सके। वो पूछता है कि क्या मेरिन इनाम बांटने से राजी है, जबकि सारा काम उसी ने किया है। हीरो कहता है कि इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है और उसे याद दिलाता है कि वो जल्दी खत्म करना चाहता था। ये सुनकर डालिया मदद के लिए उसे शुक्रिया कहता है, पर अब भी इस हालात को लेकर थोड़ा शर्मिंदा है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका साथी इतना दरिया दिल है। अचानक एल्फ को एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वो नाइट को रुककर सुनने का इशारा करता है। हमारा हीरो हैरान है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि एल्फ के कान ऐसे हिल भी सकते हैं। डालिया इस बात से चौंक जाता है और हीरो को डांटने के लिए घूमता है। एक चट्टान के ऊपर से डालिया को एक रुकी हुई गाड़ी दिखती है जिसमें 2 आदमी और एक और एल्फ है। उनमें से एक आदमी ड्राइवर पर चिल्ला रहा है क्योंकि उसने एक हिरण को नहीं बचाया, जिससे उनके सफर में देरी हो गई। फिर वो एल्फ के मुंह पर एक घूंसा मारता है और उसे एक बेकार धीमा गुलाम कहता है। वो नौजवान एल्फ डर के मारे सिकुड़ जाता है, माफी मांगता है और रुकने की भीख मांगता है। डालिया गुस्से में कहता है कि इसी वजह से वो इंसानों से नफरत करता है। वो चिल्लाता है कि इंसान गुलामी खत्म करने का दिखावा करते हैं, जबकि बंद दरवाजों के पीछे दूसरी जातियों की तस्करी करते हैं।